हेलो दोस्तों, आप सबका वापस से स्वागत है हिस्ट्री अनअर्थ के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज हम वापस शुरू करने जा रहे हैं उस पार्ट से जहां मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर बनाया था। ऑल्दो हमने कुछ पार्ट मेडिवल हिस्ट्री के इंक्लूड करे थे, बट ड्यू टू सर्टेन टेक्निकल ग्लिचेस हमें उन वीडियोस को डिलीट करना पड़ा। So from now onwards, early medieval history, modern history and British period and further हम कंटिन्यू करेंगे। पॉसिबिलिटीज़ ये भी है लाइक हम अपार्ट फ्रॉम हिस्ट्री अदर टॉपिक्स को भी अब कवर अप करने की कोशिश करेंगे, जिस पे हमारे की पर्सनालिटीज़ आती हैं, जिस पे हमारे पास करंट अफेयर्स आते हैं एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी आते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी, पॉल साइंस, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट और भी कई चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश करेंगे इन आर फर्दर वीडियो लेक्चर्स, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो लेक्चर, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर वीडियो लेक्चर। ये वीडियो लेक्चर हमने कई सारी टॉपिक्स, कई सारे सोर्सेस को रिफ़र करके बनाया है। सो रिगार्डिंग इट्स ऑथेंटिसिटी आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। ऑल्सो ये कंटेंट आप सब के लिए बहुत रेलिवेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स एग्ज़ाम एंड इवन मेंस एग्ज़ाम और अपकमिंग जो भी आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हो या मास्टर्स लेवल पे हो या फिर उसके फर्दर स्टडीज़ के लिए भी आप जा रहे हो, तो ये एक बहुत ही अच्छा आपको कॉन्सेप्चुअल एंड फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो लेक्चर। सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स बट वन ऑफ द मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक्स में हमारे पास आता है, वो है अर्ली मेडिवल हिस्ट्री, राइट। अर्ली मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो ये वो पीरियड है जो आपके गुप्तन पीरियड के बाद से या पोस्ट गुप्तन पीरियड के बाद से हम देखते हैं शुरू होता है। प्राइमरीली एक ट्रांजिशन फेज जिसमें हमारे पास कई सारे डायनेस्टीज़ आते हैं, कई सारे किंगडम्स आते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इस लास्ट फेज ऑफ ट्रांजिशन में हम हर्षवर्धन के टाइम पीरियड को भी देखते हैं। उसके बाद हम राजपूत्स के राइज की तरफ जाते हैं, जिसमें हमारे पास कई सारी थ्योरीज हैं, ट्राइबल ऑरिजिन थ्योरी, देन हमारे पास क्लैन बेस्ड थ्योरीज, अग्निकुला थ्योरी और कई सारे और भी थ्योरीज हैं, जिसके बारे में आपको वीडियो लेक्चर्स हमारी प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। ये टाइम पीरियड जो है ये बहुत रेलिवेंट है बिकॉज कई बार क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस में ये आता है। ये टाइम पीरियड जो है वो है 600 CE से लेके 1200 CE, कॉमन एरा, राइट। सो ये वो टाइम पीरियड है जो प्रोबेबली हर्षवर्धन के ट्रांजिशन से लेके या गुप्तन पीरियड के बाद से लेके राइज ऑफ दिल्ली सल्तनत, जो हमारे पास अरब इन्वेजन, गजनवीद गौरी एंड देन मामलुक डायनेस्टी की शुरुआत से हम देखते हैं, उससे पहले का एक जो ट्रांजिशन फेज है उसे हम अर्ली मेडिवल हिस्ट्री में काउंट करते हैं। ये वो समय है जिस समय हमें कई सारे पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और इवन सांस्कृतिक बदलाव हमें देखने को मिलता है। ये वो समय है जब हम पॉलिटिकल लैंडस्केप की बात करें तो हमें देखने मिलता है कि अलग अलग किंगडम इस समय पे जैसे कंट्रोल, जिसे हम कह सकते हैं कंट्रोल पाने की कोशिश करते हैं, अपनी हेजीमनी बनाने की कोशिश करती है। ना सिर्फ शक्ति, जिसमें हम पॉलिटिकल कंट्रोल बोल सकते हैं, बल्कि टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट के बारे में भी हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ये वो फेज़ है जो कई बार कई सारे वेस्टर्न स्कॉलर्स एक डार्क फेज की तरह या डार्क एज की तरफ भी देखते हैं। अब वो कितना सच है या कितना उसे हम जुटला सकते हैं, इसमें आज भी मतभेद है बिटवीन द नेशनलिस्ट स्कॉलर्स एंड बिटवीन द वेस्टर्न स्कॉलर्स, ठीक है। यहाँ पे कई सारे एम्पायर्स, या एम्पायर कहना सही नहीं होगा, यहाँ पे हम इसे किंगडम कहने की कोशिश करेंगे बिकॉज दिस अ डिफरेंस बिटवीन द किंगडम एंड एन एम्पायर। एम्पायर हम तब कहते हैं जब टेरिटोरियल जो एक एरिया होता है कॉन्क्वेस्ट करने के बाद वो बहुत वास्ट होता है एंड उस पर
जो कंट्रोल होता है एक सेंट्रल फिगर का, वो बियॉन्ड द टेरिटोरियल एरियाज भी हम देखते हैं कई बार होता है, इफ़ नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इसे किंगडम के तौर पे कहना सही रहेगा। ऑल्दो कई सारे प्रोमिनेंट जो एकेडमिक बुक्स हैं उसमें एम्पायर्स की तरह देखा गया, इसमें गुर्जरा प्रतिहारा एम्पायर आता है, पाला एम्पायर आता है और राष्ट्रकूटा एम्पायर आता है, राइट। अब इनके बारे में हम फर्दर वीडियो लेक्चर्स पे जाएंगे, बिकॉज एक ही वीडियो लेक्चर में इन सबको कवर अप करना ना सिर्फ इस वीडियो लेक्चर को लेंदी बनाएगा, बल्कि फर्दर कन्फ्यूजन भी क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये जो पीरियड है, इस समय राइज हमें देखने मिलता है राजपूत्स का, और ये राजपूत्स के ओरिजिन को भी लेके हमने कई सारी थ्योरीज को देखना है। इसमें एक चीज़ जो सबसे रेलिवेंट आता है वो ये है कि यहाँ पे हर्षवर्धन के टाइम पीरियड के दौरान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रॉक्सीमेट माना जाता है, अगर हम बाना भट्ट के रिकॉर्ड्स या फिर हम चाइनीज़ स्कॉलर्स के रिकॉर्ड्स को भी देखते हैं, तो कई सारे सामंत हुआ करते थे। हमें पता है सामंत का जो कॉन्सेप्ट है, फ्यूडलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, वो प्राइमरीली शुरू हुआ था सतवाहन के टाइम पीरियड से, मोस्ट प्राइमरीली गौतमी पुत्र सतकर्णी के टाइम से, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने अग्रहार डोनेशंस किए थे। डोनेशंस जो उन्होंने किए थे लैंड का, जहाँ पे टैक्स फ्री लैंड तो नहीं, उस समय टैक्स फ्री लैंड था, बट वो स्टेट के अंदर ही था टू एन एक्सटेंट, बट वो धीरे धीरे आपका अगर हम आर एस शर्मा सर की बुक को देखने जाते हैं, इंडियन फ्यूडलिज्म जब उन्होंने बताने की कोशिश की है, तो हमें वो ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती है कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सामंतवाद है, ये डेफिनेटली वेस्टर्न जो सामंतवाद था, फ्यूडलिज्म था, उससे ये टर्म को लिया गया है। बट इंडियन फ्यूडलिज्म जो है वो बिल्कुल ही अलग है वेस्टर्न फ्यूडलिज्म या यूरोपियन फ्यूडलिज्म से लेके। वहाँ पे नाइट्स, वेसल्स, ये सारे हुआ करते थे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे ज़मीनें शुरुआती तौर पे वो दी जाती थी जो कि अनफर्टाइल हुआ करती थी, या जहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत कम हुआ करती थी, और या फिर वो जो डायरेक्ट कंट्रोल होता है स्टेट, या फिर स्टेट जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था, वो उसे लैंड ग्रांट देता था, सो दैट कि उस पर ज़्यादा फोकस भी हो सके, और क्योंकि उसका कुछ शेयर जो है वो स्टेट के पास जाएगा तो वो बेनिफिट भी था, अदरवाइज़ वो अनप्रोडक्टिव ही रह जाता था। तो ये कॉन्सेप्ट था। बट धीरे धीरे क्या हुआ, एक ट्रांजिशन फेज़ आते चला गया, जहाँ पे पैसे एज अ पार्ट ऑफ सैलरी, कैश एज अ पार्ट ऑफ सैलरी को हटाते हुए क्या किया गया, जो सेंट्रल फिगर हुआ करती थी वो लैंड्स को डोनेट करना शुरू करती है, लैंड्स को एज अ पार्ट ऑफ सैलरी देना शुरू करती थी, और उस लैंड पे जो प्रोडक्टिविटी हो रही है वो पूरी तरह से जिस भी बंदे को या जिस भी इंसान को वो दिया गया है उसका ही वो पूरा नेट सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था। उसे या तो एक बहुत मिनिमम पार्ट देना पड़ता था एज अ पार्ट ऑफ टैक्स, या फिर एज अ पार्ट ऑफ रिटर्न टू द स्टेट, या फिर नेग्लिजिबल हुआ करता था, वो ना के बराबर ही हुआ करता था। तो धीरे धीरे करके हमें बहुत अच्छे से ये बात पता है, चाहे वो पास्ट हो या प्रेजेंट, ज़मीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम या सोर्स ऑफ कैपिटल होता है। जैसे हम देखते हैं समय के दौरान ज़मीनों को देना शुरू किया गया, ज़मीनों का विभाजन होना शुरू हुआ, उनका फ्रेगमेंटेशन होना शुरू हुआ, सेंट्रल अथॉरिटीज़ वीक होना शुरू हो गई, और जो उनके लोअर सेगमेंट्स हुआ करते थे, मिनिस्टर्स हो गए, नोबल्स हो गए, कैवलरी मैंस हो गए, या जिनको भी दिया जा रहा है ज़मीन, वो धीरे धीरे पावरफुल होना शुरू करते हैं। दिस स्टार्टेड चैलेंजिंग द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल फिगर। ये आर एस शर्मा सर ने अपनी बुक में बताने की कोशिश की है। तो जैसे जैसे वो और इसमें क्या हुआ, तो पहले सेंट्रलाइज होती थी, जैसे हमने अशोका के टाइम पीरियड पे देखा, या इवन हम उसके बाद भी देखने की कोशिश करते हैं, वो धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू करती है, एंड पावर स्ट्रक्चर जो है वो फ्रेगमेंटाइज हो जाता है। अलग अलग सामंतों के अंदर जिनके पास ज़मीनें हुआ करती थी, उनके पास पावर स्ट्रक्चर बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये डिसेंट्रलाइजेशन हमें इस पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली देखने मिलता है। टू एन एक्सटेंट ये तब तक चलता है जब तक मुगल्स नहीं आ जाते। अब यहाँ पे कल्चरल डेवलपमेंट की हम बात करें तो हमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि चाहे वो पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन हो रहा था, ये पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन एक रियलिटी थी, और ये पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन है जिसकी वजह से हमें ये चीज़ भी समझ हो रही है। हम गिविंग अनदर कंटेक्स्ट है जो आर एस शर्मा सर ही हमें बताने की कोशिश करते हैं, कई सारे और भी स्कॉलर्स जो बताने की कोशिश करते हैं कि फ्रैगमेंटेशन होने की वजह से हो क्या रहा था, डिफरेंट जो सामंस हुआ करते थे या डिफरेंट जो फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, वो अपने एरिया में या तो अपने लोगों को वहाँ पे इस्टेब्लिश करवाते थे, तो जिससे होता क्या था, जो पुराने इस्टेब्लिश्ड लोग थे उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता था, ये एक इसकी डिमेरिट थी। बट इसके साथ साथ हम ये भी देखने मिलता है रीजनल कल्चर्स का डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हुआ था, जिसमें हमारे पास टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलपमेंट, पेंटिंग्स में डेवलपमेंट, म्यूज़िक में डेवलपमेंट, एंड कई सारे और भी आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर्स में डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो इस टाइम पे देखने को मिलता है।
और इसी वजह से अगर हम आज भी देखते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स हुआ करती है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हमारे पास, इनकी खुद की अपनी लैंग्वेज है, खुद का अपना कल्चर है, या फिर सेम गॉड्स फॉर एग्जांपल डिटीज़ को हम लेके चलते हैं तो एक जगह पे एक भगवान को दिखाने का तरीका अलग होता है, बट दूसरे ही स्टेट पे या दूसरे ही डिस्ट्रिक्ट पे जाओ तो उनको शायद दिखाने तरीका अलग है। फॉर एग्जांपल अगर हम महाभारत की ले सकते हैं, रामायण की, इतने सारे हमारे पास डाइवर्स रिटन मटीरियल्स अवेलेबल है, तो उनका भी कुछ ये कारण हम देख सकते हैं। नॉट ओनली दिस, इवन अगर हम म्यूज़िक एंड आर्ट को भी देखें तो एक पर्टिकुलर स्टेट पे कोई पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म प्रोमिनेंट है तो दूसरे में दूसरा। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन होता शुरू हो गया, जिसकी शुरुआत हमें अर्ली मेडिवल पीरियड से ही देखने मिलती है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि कितना रिलेवेंट है अर्ली मेडिवल पीरियड हमारे इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में, जो हमारे करंट कंटेक्स्ट को भी बहुत अच्छे से समझाता है, और इससे आप बेटर समझ सकते हो अगर आप कनेक्ट करते हो तो। ठीक है, ओके। हम लिटरेचर एंड आर्ट की बात करें तो हमने देखा कि कई सारे लिटरेचर वर्क्स में एडवांसमेंट्स हुए, डेवलपमेंट हुआ, टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलपमेंट हुआ। बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म में भी हमें कई सारी चीज़ें बदलाव देखने मिलती। हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि जो ये टेम्पल आर्किटेक्चर, पहले हिंदुज़्म पर्सपेक्टिव बताने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। ये टेम्पल आर्किटेक्चर का एक डेवलपमेंट था, ये ज़रूर हमें अगर नदर्न इंडिया में बात करें, नॉट अबाउट सदर्न इंडिया जहाँ पे पल्लवास के दौरान पे हुआ टाइम पीरियड के अंदर होता है, बट नदर्न इंडिया में गुप्तन पीरियड के दौरान होना शुरू होता है। बट वो जो शुरुआती तौर पे था वो बहुत ही सिंपल था, और उसको देखोगे तो आप शायद उसे टेम्पल कहोगे भी नहीं अगर आप आज के टेम्पल के कंटेक्स्ट पे उसे कंपेयर करते हो तो। बट शुरुआती गुप्तन पीरियड के दौरान हुआ। जो अर्ली मेडिवल टाइम पीरियड आते आते ना सिर्फ मैग्निफिसेंट आपको देखने मिलता है आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट वास्ट, इवन आपको अलग अलग उसमें एडवांसमेंट देखने मिलेंगे, जिसमें आपके मंडपम, गर्भगृह और प्रदक्षिणा पथा और कई सारी चीज़ें आपको इसमें एडिशंस होते हुए देखने को मिलेंगे। ये चीज़ हमें देखने मिलती है। ठीक है, बुद्धिज़्म की बात करें तो बुद्धिज़्म इंपॉर्टेंट है बिकॉज बुद्धिज़्म जो शुरुआती तौर पे था, जिसमें हमारे पास बुद्धिस्ट काउंसिल्स आते हैं, जो हमारे पास 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स होते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले अजातशत्रु, काल अशोका एंड देन फाइनली कनिष्का के दौरान आपको देखने को मिलता है। ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुए। उसके बाद फाइनली आपका महायाना बुद्धिज़्म और हीनयान बुद्धिज़्म में हमें विभाजन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे भी हमें कई सारे और भी डेवलपमेंट देखने मिलते हैं। इसमें एक और कंटेक्स्ट आता है, इसमें मतलब वज्रायन बुद्धिज़्म, इसमें आपके सेक्सुअल एलिमेंट्स को ऐड ऑन किया गया। शुरुआती तौर पे तो वेस्टर्न इंडिया में बहुत पॉपुलर हुआ, बट धीरे धीरे वो कमज़ोर होना शुरू हुआ और वो कहीं ना कहीं ख़त्म ही हो गया। आज भी हम देखें तो वज्रायन बुद्धिज़्म टू एन एक्सटेंट नेपाल में परमानेंट है, बट उसमें जो सेक्सुअल एलिमेंट था वो ख़त्म कर दिया गया है। ये आज भी परमानेंट इसे माना जाता है, जिसमें कहीं ना कहीं इसमें ब्लैक मैजिक या फिर ये माना जाता है कि अब भगवान एज अ बुद्धा एज अ गॉड आप उनको प्रोवोक करोगे, इवोक करोगे तो वो आपकी बात मानेंगे। ऑब्वियसली इन दैट कंटेक्स्ट पे वज्रायन बुद्धिज़्म बहुत पॉपुलर हुआ। और तारा आपने सुना होगा, ये जो तारा जो आप उपेंद्र सिंह मैम की बुक में फ्रंट पेज पे देखते हो, जो कवर पेज है, उसमें जो फिगर है वो तारा की फिगर, तो वो चीज़ दिखाता है वज्रायन बुद्धिज़्म को। आप उस पे में भी कनेक्ट कर सकते हो कि बहुत रेलिवेंट रहा हमारी इंडियन कंटेक्स्ट भी, और तो पॉपुलर नहीं हो पाया बट डेफिनेटली था। अर्ली मिडिल पीरियड के दौरान जैसे मैंने बताया, पाला किंगडम जो था वो वन ऑफ द प्रोमिनेंट किंगडम से माना जाता है, जिसके दौरान हमारे पास कई सारे प्रोमिनेंट राजा थे। इसमें गोपाला भी आते हैं, धर्मपाल भी आते हैं और कई सारे और भी पालाज आते हैं, जिसमें लास्ट हमारे पास जो थे लक्ष्मणपाल, जिनको भक्तियार खिलजी ऑब्वियसली हराते हैं। एंड उसके बाद ही हम देखते हैं कि भक्तियार खिलजी के दौरान ही नालंदा, विक्रमशिला, इन सबको जला दिया गया था। तो पालास ने बुद्धिज़्म को बहुत ही ज़्यादा पैट्रनाइज किया था। और इसी दौरान अगर हम देखें तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि कुमार गुप्त के दौरान इस्टेब्लिश किया गया था, उससे भी प्रोमिनेंस मिला। अपार्ट फ्रॉम दिस और कई सारे डेवलपमेंट्स हमें देखने मिलते हैं विक्रमशिला, उदंतीपुर यूनिवर्सिटीज़ में भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है ना, कमिंग टू द अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, जिसमें हमारे पास आता है ट्रेड एंड इकोनॉमी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो इस टाइम पे एक रिवाइवलिज्म देखने मिलता है, क्योंकि हमने देखा था देखो यहाँ पे दो एक अगेन मतभेद है, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ट्रेड एंड इकोनॉमी की बात करें तो अगर आप आर एस शर्मा सर की बुक में अगर वापस आने की कोशिश करते हो तो आपको ये समझ में आएगा कि जैसे जैसे फ्रैगमेंटेशन होना शुरू होता है, तो वैसे वैसे जैसे आपका जब एक सेंट्रलाइज स्टेट स्ट्रक्चर के अंदर है, तो वो सेंट्रलाइज जो राजा है या फिर जो भी रानी है जो चेयर होल्ड कर रहे हैं, जो क्राउन होल्ड कर रहे हैं, वो आपके इकोनॉमी को सेंट्रलाइज वे में कंट्रोल कर रहे हैं। ऑल्दो उनके अंडर नीचे कई सारे ऑफिशियल्स जो उसको मैनेज कर रहे हैं, बट आपके वो सेंट्रल फिगर है जो कोशिश करते हैं कि आपके ट्रेड को और इकोनॉमी को एक्सपैंड करना, राइट। बट क्योंकि अब फ्रैगमेंटेशन होना शुरू हो गया तो इंडिविजुअल किंग्स, इफ़ नॉट डायरेक्टली वर्चुअल किंग्स आपके बन चुके हैं, जो अपने लेवल पे अपने स्टेट के अंदर इकोनॉमी को या फिर अपने किंगडम के अंदर अपनी इकोनॉमी को
बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, वो उनके ऊपर है। इस टाइम पे क्या होता है, पहले आपका एक काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट आप एक्सट्रोवर्ट आपका इकोनॉमी हुआ करता था, ये समझ लो, जहाँ पे वो खुल कर करते थे। अब वो इंट्रोवर्ट हो गया, आइसोलेटेड हो गया, इंक्लोज्ड हो गया, समझ रहे हो। तो ये एक मतभेद है, हम देख सकते हैं। बट कहीं ना कहीं बहुत सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं कि इस टाइम पे आपका रिवाइवल हो गया था पोस्ट 1000 सी, क्योंकि आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा था। और ये जो प्रोडक्शन है ये और ये बहुत अब तब बढ़ा जब आपका अरब इन्वेजन होता है, या फिर अरब ट्रैवलर्स के साथ, सॉरी, आपका अरब ट्रैवलर्स के साथ आपका जो है इंटरेक्शन बहुत अब बढ़ना शुरू करता है, खासकर कोस्टल रीजन से, राइट। ये चीज़ भी हम देखने मिलता है, और इसकी वजह से कई सारे गोल्ड कॉइन्स भी आते हैं, ट्रेड नेटवर्क भी बढ़ता है, और खासकर सदर्न इंडिया में या फिर वेस्टर्न इंडिया में देखें तो ये ज़्यादा हमें बढ़ते हुए देखने को मिलता है। कल्चरल अचीवमेंट्स की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपको प्रीलिम्स एंड बाकी एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, और तो इनके बारे में और फैक्चुअल कंटेंट मैं आपको फर्दर वीडियो लेक्चर से बताता चला जाऊँगा। फॉर दैट पार्ट आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टे कनेक्टेड, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट अगेन। जो आपका बेल नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर ऑन रखिएगा। इंस्टाग्राम हमारा पेज है अनरित हिस्ट्री के नाम से, आपको वो भी मिल जाएगा, वहाँ आप सर्च करोगे तो वहाँ भी मैं कई सारे ऐसे फैक्चुअल कंटेंट को पोस्ट करता रहता हूँ, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू बूस्ट योर प्रिपरेशन, राइट। सो कमिंग टू दिस पार्ट, लिटरेचर में देखें तो संस्कृत लिटरेचर की हम बात करते हैं तो राज तरंगिनी जो कल्हन ने लिखा था ये इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज विजय एक और इम्पॉर्टेंट वर्क है, कई सारे आपको और भी देखने मिलेंगे विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, उनके बारे में हम बात करेंगे। तमिल में हम बात करें तो चोलन से हमने बात की थी, देखिए हम 3 इंपॉर्टेंट बात करते हैं, मूवेंदर जिनको हम कहते हैं, मूवेंदर, लेट मी राइट, मूवेंदर, राइट। तो ये बेसिकली 3 होते हैं, चोला, चेरास एंड पांड्यास। बट यूजुअली जब पल्लवास आते हैं तो उस टाइम हमारे पास होते हैं चेरा, पांडवास और आपके पल्लवास। तो वही चोलास और पल्लवास के बीच में ये होता है, तो पल्लवास रहेंगे तो चोलास रहेंगे, चोलास रहेंगे तो पल्लवास रहेंगे। तो इस टाइम पे चोलास आते हैं, खासकर लेटर चोलास जो इंपीरियल चोलास के नाम से जाने गए। उस टाइम पे क्या होता है कि आपके पैटर्नाइजेशन था वो बहुत बड़ा, बृहदेश्वर टेम्पल, राजा राजेश्वर टेम्पल, गंगाईकोंडा चोलापुरा टेम्पल, ऐसे कई सारे टेम्पल्स आपको और देखने मिलेंगे जो बहुत प्रोमिनेंट हो ना। नॉट ओनली ये टेम्पल आर्किटेक्चर में हम देखते हैं, पर लिटरेचर कंटेक्स्ट में बात करें तो आपको 5 ग्रेट एपिक्स है वो इस टाइम पे बनते देखने मिलता है। इसी वजह से हम इसको गोल्डन पीरियड भी कहते हैं तमिल लिटरेचर का, खासकर इंपीरियल चोला के दौरान। यहाँ पे एग्जांपल देखें तो सेक्युलर या सेक्यूजर जो है उन्होंने पेरिया पूर्णम का भी ईजाद किया था इस टाइम पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट नया लिटरेरी ट्रेडिशन जो इमर्ज करता है इस टाइम पे उसको हम चंपू कहते हैं, जिसमें आपको एक ब्लेंड देखने मिलेगा प्रोज एंड पोइट्री का, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जस्ट डू रिमेंबर दिस चंपू पार्ट, ठीक है। आर्किटेक्चर की बात करें जैसे बृहदेश्वर टेम्पल, जिसके बारे में बात की, राजा चोल के अंदर ये हुआ था। रॉक कट टेम्पल की बात करें, बदामी केव टेम्पल, ये पुलकेशिन के दौरान होता है, आपको देखने मिलता है, पुलकेशिन वगैरह के टाइम पे आपको देखने मिलता है। और बदामी केव टेम्पल वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रॉक कट टेम्पल्स में हम देखते हैं। आर्ट में हम बात करें, राइट, तो स्कल्पचर क्या होता है, मूर्ति, ठीक है, जो मूर्ति को आकार दिया जाता है। इस टाइम पे हमें कई सारे मूर्ति बनते हैं, स्कल्पचर्स बनते हुए देखने मिले, जिसमें रिलीजियस थीम्स हमें देखने मिलते हैं जो नरेट करते हैं आपकी हिंदू माइथोलॉजी को। अपार्ट फ्रॉम दिस पेंटिंग्स की बात करें तो म्यूरल्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आपको देखते हैं। म्यूरल्स छोटे पेंटिंग्स हुआ करते हैं, छोटे छोटे कैरेक्टर्स आपको देखने मिलते हैं, वो इस टाइम पे डेफिनेटली होते हैं। ये आपके रिलीजियस एंड सेक्युलर थीम्स दोनों को प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है फिलोसफी एंड वेन की बात करें, इसमें हमें देखने मिलता है रिलीजियस सिंथेसिस यानी मल्टीपल रिलीजन का एक साथ मिलना। इसमें हमें हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, जैनिज्म तीनों का एक मिश्रण होते हुए भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखने मिलता है। ऐसे हमने पालस का अच्छा आपको एग्जांपल दिया था, वो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक ट्रेडिशन डेवलप करता है, इसमें बुद्धिज़्म, भक्तिज़्म और सूफिज़्म कहते हैं, जिनके बारे में मैं आपको फर्दर वीडियो लेक्चर में और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा, बिकॉज ये अपने आप में एक इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं, सो इनको ड्यू रिस्पेक्ट देने की रिक्वायरमेंट है। नाउ साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो आपने चेस के बारे में सुना होगा। चेस जो बहुत ही प्रोमिनेंट गेम है आज के दिन में भी। इसका शुरुआत हम मानते हैं इंडिया में हुआ था, जिसे हम चतुरंग के नाम से जानते हैं। ये चतुरंग इंडिया में हुआ था, जो कि बोर्ड गेम हुआ करता था, जो बाद में जाके यूरोप में चेस के नाम से प्रोमिनेंट बना। एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के भी डेवलपमेंट हमें इस पीरियड ऑफ टाइम पे देखने को मिलता है। सो इस वे में ये एक शुरुआत, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जिसमें हमने कई सारे एलिमेंट्स को डिस्कस करा विद रिगार्डिंग द अर्ली मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। इससे आपको एक बॉर्डर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही होगी अर्ली मेडिवल हिस्ट्री की रेलिवेंस को लेकर,
उसकी इंपॉर्टेंस को लेकर एंड उसकी कनेक्टिविटी टू द करेंट कंटेक्स्ट को भी लेकर मैंने आपको बताने की कोशिश करी, टेकिंग द रेफरेंस फ्रॉम आर एस शर्मा सर के बुक एंड अदर रेलिवेंट सोर्सेज को भी हमने देखा है हमने, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर द टुडे। बिफोर एंडिंग दिस लेक्चर अगेन, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, फीडबैक दें, हम इसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या एडिशंस हम कर सकते हैं। शेयर करें उनके साथ भी जिन्हें इस वीडियो लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है, जो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। नॉट ओनली दिस, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ फॉलो करें हमें टेलीग्राम में, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पे, सो डैट कि आपको जब भी कोई न्यू वीडियो लेक्चर या कोई न्यू अनाउंसमेंट्स होती है वो आपको पता चलती रहे। टेलीग्राम पे मैं कई सारे बुक्स के रेफरेंसेस देता रहता हूँ, कई सारे नोट्स के रेफरेंसेस देता रहता हूँ, सेम गोज़ फॉर इंस्टाग्राम। तो आप दोनों जगह पे हमें फॉलो करें, पोल्स आते रहते हैं, क्विज़ेस आते रहती हैं और कई सारे न्यूज़ कंटेक्स्ट पे आते रहते हैं, जिसे हम और ब्रॉडर करने की कोशिश करेंगे इन कमिंग वीडियो लेक्चर्स एंड कमिंग फ्यूचर। सो पढ़ते रहिए और कोई भी क्वेरी हो, डू कनेक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे अपनी क्वेरी को रेज करें, विल सॉल्व इट आउट विद द बेस्ट ऑफ एफिशिएंसी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।